अच्छा भाई, आज हम WBCs के फर्दर प्रोसीडिंग्स थोड़ी सी देख लेते हैं, जिसमें हमने इन द लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस फेगोसाइटोसिस, ठीक है, और एंटीबॉडी मेडिएटेड एंड नॉर्मल फेगोसाइटोसिस जो होता है, जस्ट एनगल्फमेंट वो पढ़ा। फिर इसके अलावा एंटीबॉडी प्रोडक्शन, हाउ द लिम्फोसाइट्स आर इंडल्ज इन देयर सेल्स इन प्रोडक्शन ऑफ द एंटीबॉडीज, and how the antibodies works inside the body, how they gauge the external factors or external particles that comes inside the body like bacteria and viruses, and bring them to the फेगोसाइट्स, ठीक है, और उसकी एंगल्फमेंट किस तरह होती है, ये सारा हमने पढ़ा। अच्छा, एंटीजन और एंटीबॉडी, दैट मींस कि एंटीजन मतलब बैक्टीरिया या वायरस, फॉरेन और या कोई भी फॉरेन पार्टिकल, अगर वो एंटीबॉडी के साथ जिसे कहा जाए कि जिसे कहा जाए अटैच होता है, तो ओवरऑल जो कंपोजिशन बनती है दैट इज कॉल्ड द एग्लूटिन, ठीक है। सपोज द एंटीबॉडीज, ये अभी समझ लो, एंटीबॉडीज, एंटीबॉडी when combines with antigen, it will form a combined structure that is called agglutinin, agglutinin, ठीक है। एग्लूटिन मीन्स क्लम्प, ठीक है, क्लम्प फॉर्म कर देता है। एंटीबॉडी जो होती है वो कहाँ से प्रोड्यूस हो रही होती है, बाय द लिम्फोसाइट्स, ठीक है, ये हमारे लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, ठीक है, और ये बेसिकली टी सेल्स प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, ठीक है। जबकि जो एंटीजन है वो बैक्टीरिया हो सकता है, कोई भी फॉरेन पार्टिकल, वायरस हो सकता है, फंगस हो सकता है, फंजाई हो सकता है, प्रोटोजोआ हो सकता है, और कोई भी फॉरेन पार्टिकल, फॉरेन पार्टिकल, ठीक है, ये कोई भी होगा। और अगर इसको एंटीबॉडी ने गेज कर लिया, इसको पकड़ लिया, सपोज ये एंटीबॉडीज है, वाई शेप में हमेशा आपको जो है ना सिंबॉलिक फॉर्म में नजर आएंगे, दे आर द ग्लोब्यूलिन प्रोटीन्स, ठीक है। ग्लोब्यूलिन प्रोटीन्स होते हैं, ग्लोब्यूलिन प्रोटीन्स, ठीक है, ग्लोब्यूलिन प्रोटीन स्ट्रक्चर होते हैं। और ग्लोब्यूलिन मींस ग्लोब लाइक, या जिसे कहा जाए क्लम्प या राउंड स्ट्रक्चर या फोल्डिंग्स, इस तरह की, ठीक है। तो ये ग्लोब्यूलिन प्रोटीन्स होते हैं, और ये होते हैं हमारे पास टर्शियरी फॉर्म के प्रोटीन्स, ठीक है। तो ये प्रोड्यूस होते हैं टी लिम्फोसाइट्स के जरिए, टी लिम्फोसाइट्स ने इनको प्रोड्यूस करा, और फर्स्ट करो यहाँ पे बहुत सारे वायरस के पार्टिकल्स मौजूद हैं, ठीक है। और नेक्स्ट जो है, अब एग्लूटिनेशन कैसे होगी, एग्लूटिन कैसे फॉर्म होगा कि ये वायरस के पार्टिकल्स जो होंगे इनके साथ ये स्पेसिफिक टारगेट स्पेसिफिक होती है। एक बात ये भी बता दूं मैं तुम लोगों को, एंटीबॉडीज जो होती हैं वो क्या होती है, टारगेट स्पेसिफिक होती है। तो ये एंटीबॉडीज जो होंगी ये आकर इनके साथ अटैच होना शुरू हो जाएंगी, ये फिक्स हो जाती है इनका शेप इनके वायरस के शेप के जैसा ही बनाया जाता है, ताकि ये इसके साथ एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लें, ओके। इस तरह करके ये एक स्ट्रक्चर बनाती है, दैट इज कॉल्ड द एग्लूटिन, एग्लूटिन और क्लम्प, ठीक है, ये क्लम्पी से स्ट्रक्चर फॉर्म करती हैं, और जो प्रोसेस होता है वो कहलाता है एग्लूटिनेशन, एग्लूटिनेशन, ओके, एग्लूटिनेशन कहलाता है। अच्छा, अब ये जो एग्लूटिन एग्लूटिन होता है ना, ये इतना ज्यादा क्लम्पी सा होता है, और जैसे कहते हैं म्यूकस लाइक लुक होता है इसका। ये जो है ये इतना ज्यादा जैसे कहा जाए कि स्टिकी टाइप का होता है, कि ये ब्लड प्लाज्मा में इधर उधर वायरस या बैक्टीरिया जो इसने एंटीबॉडीज में पकड़े हुए होते हैं, ये जो है स्केप नहीं हो पाते, ठीक है। सपोज ये वायरस है, ये बैक्टीरिया भी हो सकता है ये स्केप नहीं हो पाते, और एकदम से क्या होता है कि जैसे ही इनका साइज भी बड़ा हो जाता है एंटीबॉडी लगने की वजह से, तो क्या होता है कि मैक्रोफेजेस जो होते हैं, जिसे कहा जाए कि ग्रैन्युलोसाइट्स जो होते हैं, WBCs जो होते हैं, वो क्या करते हैं कि इसको स्पॉट कर लेते हैं, और स्पॉट करने के बाद आगे इसको एनगल्फ कर लेते हैं, ठीक है, एनगल्फ करके इसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अच्छा भाई, ये जो है ना, ये तो हो गया हमारा एग्लूटिनेशन रिएक्शन, जो कि एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स फॉर्म होने की वजह से होता है, ठीक है। अब हम जरा सा पढ़ते हैं कि हाउ द platelets works in the immune system and helps the immune system.
Okay. Okay, now clotting of blood and platelets. As I told you before, platelets are not the proper cells. They are the fibrous structure and that are formed from the bone marrow. ठीक है? प्लेटलेट्स क्या होते हैं कि वो बेसिकली जो होते हैं कि एक प्रॉपर सेल नहीं होते, क्लॉटिंग में बहुत मदद कर रहे होते हैं, लेकिन ये बेसिकली बोन मैरो से जो है जिसे कहा जाए ओरिजिनेट होते हैं और ये जो होते हैं जिसे कहा जाए कि फ्रैगमेंट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, फ्रैगमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म. ठीक है. प्लेटलेट्स आर नथिंग बट दे आर नॉट द प्रॉपर सेल. सॉरी, फर्स्ट ऑफ ऑल प्लेटलेट्स के बारे में थोड़ा सा लिख लेते. ओके. Platelets are not the proper cells, not the proper cells like blood cells, ठीक है. ब्लड सेल्स की तरह प्रॉपर सेल्स नहीं होते हैं. दे आर फ्रैगमेंट्स. फ्रैगमेंट्स किसे कहते हैं? रेशा. ठीक है. फ्रैगमेंट्स ऑफ साइटोप्लाज्म and synthesized in the bone marrow. Okay, bone marrow में synthesized होते हैं. Okay. अच्छा, as far as clotting is concerned, तो clotting basically blood clotting जो होती है इसमें प्लेटलेट्स का बहुत बड़ा फंक्शन होता है. ठीक है. प्लेटलेट्स helps in engaging etc. or trapping bacteria, वायरस. स्पेशली वायरस. बैक्टीरिया को तो पकड़ते पैरासाइट्स भी है, लेकिन प्लेटलेट्स जो होते हैं वो वायरस पकड़ने में या वायरस के गिर्द जो अपने फ्रैगमेंट्स होते हैं उनको जैसे तार की तरह लपेट देते हैं. ठीक है. तो वो ज्यादा इजी हो जाता है एंटीबॉडीज के लिए उनको पकड़ना और फिर उसके बाद एग्लूटिनेशन रिएक्शन करवाना ना, क्योंकि ये क्लॉटिंग में भी काम करते हैं. तो क्लॉट्स फॉर्म करने में ये किसी भी अगर सेल के गिर्द ये लिपटना शुरू हो जाए तो वहां पे ये क्लॉट फॉर्म कर देते हैं, गुठले फॉर्म कर देते हैं, गिठाने फॉर्म कर देते हैं. ठीक है. तो चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे वायरसेस हो, या ब्लड लॉस हो रहा हो, कहीं से भी बॉडी से बाहर निकल रहा हो कट्स पड़ने की वजह से, कोई इंजरी होने की वजह से, तो ये एकदम से जो है ना बहुत सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स को जो है ना जिसे कहते हैं कि एक्टिवेट कर देते हैं और खुद भी उसके साथ जिसे कहते हैं कि इंडल्ज हो जाते हैं. तो उसकी वजह से जो है वो एक मैश वर्क बना देते हैं जिससे ब्लड लॉस जो होता है वो रुक जाता है. या अगर इंटरनली किसी एक्सटर्नल फैक्टर को पकड़ना होता है, फॉरेन पार्टिकल को पकड़ना होता है, तो उसके इर्द गिर्द ही लिपटना शुरू हो जाते हैं. ठीक है. वायरसेस हो गए, प्रोटोजोआ हो गए, एक तो ये काम करते हैं. ठीक है. और हेल्प्स द इम्यून सिस्टम. अपार्ट फ्रॉम दिस they helps in clotting the blood. ठीक है. ब्लड क्लॉटिंग के अंदर ये बहुत काम करते हैं. अच्छा, एक चीज और ये भी है कि जिसे कहा जाए कि अगर इनकी मौजूदगी में जिसे कहा जाए कि ब्लड डिसऑर्डर्स में अगर ब्लड डिसऑर्डर हो जाए कोई और ये जो है वो क्लॉटिंग फैक्टर को एक्टिवेट करवा दें विदाउट हैविंग एनी इंजरी, तो ब्लड के जो क्लॉट्स होते हैं वो विदाउट हैविंग एनी इंजरी ब्लड की वेसल्स के अंदर बनने शुरू हो जाते हैं. और ये एक बड़ी खतरनाक कंडीशन होती है. इसके अंदर क्या होता है कि ब्लड के क्लॉट्स जो होते हैं वो ब्लॉक करने लग जाते हैं आर्टरीज और वेन्स को wherever they are going to be formed. So it's an another form of a disease that is in which there is no internal bleeding, there is no internal hemorrhage, there is no external damage where the bleeding is started, but still the clotting is taking place inside the body. Okay, just because of the disturbance in the functions of the platelets. Okay.
अच्छा, and the what can I say, the hormone heparin or the sorry the enzyme heparin, the factor heparin. Okay, अच्छा, so what happens, first of all बॉडी में कट पड़ता है और उस जगह से सेल डैमेज होते हैं। डैमेज सेल, अब जो सेल डैमेज होते हैं तो उसमें से ब्लड भी निकल रहा है और साथ में प्लेटलेट्स जो है वो भी निकल रहे हैं। ठीक है, ये सवाल सीआई इसके अंदर पूछते भी है ना, तो इसलिए इसको थोड़ा समझ लेते हैं। डैमेज सेल्स प्लस ब्लड, और ब्लड के अंदर क्या चीज होती है, प्लेटलेट्स। ठीक है, इसके अंदर प्लेटलेट्स जो होते हैं वो भी बहुत सारे रिलीज होते हैं। अच्छा, डैमेज सेल्स जो होते हैं वो डेड सेल्स होते हैं ऑलमोस्ट, उनका जो साइटोप्लाज्म होता है वो एक्सीडेंटल जैसे कहा जाए कि किसी भी ट्रॉमा की वजह से जब वो डेथ होती है उनकी और डैमेज होते हैं, तो उनका बिहेवियर जो होता है वो नॉर्मल डेथ होने वाली जो सेल्स होते हैं जो अपनी लाइफ नॉर्मली पूरी करके जिसे कहा जाए कि डेथ डेथ की तरफ जाते हैं, उनसे काफी डिफरेंट होता है। सो एज सुन एज द सेल और द टिश्यूज गेट डैमेज, along with the platelets, they activates and produce the enzyme that is called the thrombokinase, यानी कि वो अपने अंदर से जो है एक एंजाइम जो होता है वो जल्दी से निकाल देते हैं अपनी डेथ होने से पहले। ठीक है, और ये जो होता है ये प्लेटलेट्स की मौजूदगी में और जैसे कहा जाए डैमेज सेल की मौजूदगी में जो है ना प्रोड्यूस होता है, रिलीज जो एंजाइम होता है, एक एंजाइम रिलीज कर देते हैं। एंजाइम इज द बायोलॉजिकल कैटलिस्ट दैट catalyzes some certain biochemical reaction in a short time of period। अच्छा, ये जो एंजाइम होता है इसका नाम होता है थ्रम्बोकाइनेज। थ्रम्बोकाइनेज, अब देखो एज लग गया ना तो समझ जाओ कि एंजाइम है। ये एंजाइम ये कहाँ पे रिलीज कर देते हैं, साइट ऑफ डैमेज, जहां पे डैमेज हुआ हुआ होता है। ठीक है, तो अब ये होता है कि थ्रम्बोकाइनेज जो होता है वो उस जगह जो ब्लड प्लाज्मा या ब्लड जो भी स्पिल आउट हो रहा होता है वहां पे ये मौजूद होता है। और एक और चीज है जिसका नाम है हेपरिन। ठीक है, हेपरिन जो है वो ब्लड के अंदर एंटी क्लॉटिंग फैक्टर के तौर पे मौजूद होता है। एंटी क्लॉटिंग फैक्टर है ये। ठीक है, आपका जो ब्लड पतला रहता है और प्लेटलेट्स जो होते हैं वो हावी नहीं हो पाते आपकी जैसे कहा जाए कि सेल्स के ऊपर, और उनको क्लॉट नहीं कर पा रहे होते हैं जब तक कि कोई इंजरी ना हो, वो बिकॉज ऑफ द हेपरिन। हेपरिन का इंजेक्शन जो होता है वो ऐसे पेशेंट्स को भी लगाया जाता है जिनका खून बहुत ज्यादा गाढ़ा होता है। हार्ट पेशेंट्स को ज्यादातर लगाया जाता है जिनको कोरोनरी हार्ट डिजीज होती है या जिनके वेल्स ब्लॉक हुए हुए होते हैं और जिनका खून जो होता है वो गाढ़ा हुआ हुआ होता है जस्ट बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव क्लॉटिंग और सम डिसऑर्डर, यानी कि क्लॉटिंग फैक्टर उनका बहुत ज्यादा एक्टिवेट हुआ हुआ होता है, तो उस उनको जो है ना हेपरिन जो होता है वो लगाया जाता है जो कि एक एंटी क्लॉटिंग फैक्टर है जिससे उनका खून पतला रहता है। आपका खून जो पतला रहता है वो हेपरिन की वजह से रहता है जो कि एक एंटी क्लॉटिंग फैक्टर है। अब ये जो थ्रम्बोकाइनेज है ना ये इसको भी डीएक्टिवेट करेगा। इसको क्या करेगा, उस जगह के ऊपर वहां पर जो ब्लड निकला है उसके अंदर जो हेपरिन है जो कि खून को पतला रहने दे रहा है, एंटी क्लॉटिंग फैक्टर है, उसको डीएक्टिवेट कर देगा ताकि जल्दी जल्दी प्लेटलेट्स जो है वो ब्लड सेल्स के ऊपर आकर एक्ट करना शुरू हो जाए। ठीक है, और एक फैक्टर होता है प्रोथ्रोम्बिन, उसको जो है वो एक्टिव को इनएक्टिव को एक्टिव फॉर्म यानी थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, अब बेसिकली जो है ये थ्रम्बोकाइनेज है तो डेफिनेटली ये प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिव करेगा। ठीक है, जो इनएक्टिव फैक्टर है ये भी किसके अंदर मौजूद है, ये ब्लड के अंदर मौजूद है। ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन बेसिकली जो टर्म निकली है वो निकली है गुठले बनने से। ठीक है,
थ्रोम्बोसिस एक ऐसी बीमारी है, थ्रोम्बोसिस एक ऐसी टर्म है, थ्रोम्बोसिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें ब्लड वेसल्स के गिर फैट्स के या जैसे कहा जाए कि कार्सिनोजेंस के क्लम्प्स बनने लग जाते हैं, गिठले या गिठाने बनने लग जाती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ये आपकी ब्लड कैपिलरी है, आर्टरी है, तो जो लोग बहुत ज्यादा फैटी मटेरियल खाते हैं, जैसे फैट्स अक्यूमुलेट बहुत ज्यादा करते हैं, सिगरेट्स पीते हैं जिसमें लेड होता है, कार्सिनोजेंस होते हैं, तो वो आपकी फैट्स के साथ मिलके जो है डिपोजिशन फॉर्म करने लग जाते हैं आपकी जिसे कहा जाए कि इंटरनल आर्टीरियल वॉल के साथ ना। और जिसे कहते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीजें आने लग जाती हैं, इसके अंदर आने लग जाती हैं कार्सिनोजेंस, जो अगर स्मोकर है तो कार्सिनोजेंस के अंदर आपके ये आने लग जाता है, लेड आने लग जाता है, और इसके अलावा जिसे कहा जाए कि और दूसरे कार्सिनोजेंस जो होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स या वॉटेवर, टार जो होता है अगर वो एंटर हो जाए वो आने लग जाता है। फिर प्लस फैट्स, ठीक है, जो वो बहुत ज्यादा हैवी एक्यूमुलेट करने लग जाते हैं, तो वो फैट्स वगैरह जो होती है वो सारी की सारी मिलकर जो है एक गुठला सा या गिठान सी बनाने लग जाते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड दी थ्रोम्बोस, ठीक है, या थ्रोम्बिन, ठीक है, थ्रोम्बोस या थ्रोम्बिन जो होता है वो बना देती है, ठीक है। तो ये बेसिकली जो होता है, ये इसकी वजह से क्या होता है कि फॉर अ टाइम बीइंग आर्टरी का जो ल्यूमिन होता है वो एक जगह से क्या होता है कम हो जाता है। देखो इसकी जो है ना चौड़ाई जो है वो अच्छी खासी है कि इसमें से ब्लड इजीली फ्लो कर जाए, लेकिन यहाँ पे अब ब्लड आ तो गया, अब यहाँ से ब्लड जो होगा वो उसका प्रेशर बहुत बढ़ जाएगा और बड़ी मुश्किलों से वो पास होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, बैकवर्ड प्रेशर किसके ऊपर पड़ेगा, हार्ट पे पड़ेगा। अच्छा, ये जो थ्रोम्बोस होता है, सॉरी थ्रोम्बिन नहीं होता, ये थ्रोम्बोस होता है, ये बेसिकली जो होता है ये फॉर्म जब हो जाता है तो ये हार्ट के ऊपर जो है ना ज्यादातर आर्टरीज के अंदर अकोमुलेट होता है, तो आर्टरीज से जो है ना ब्लड जब फ्लो होता है तो फ्लो नहीं हो पाता, तो वो पीछे की तरफ जिसे कहते हैं कि प्रेशर जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर देता है। खैर, तो एक फैक्टर होता है प्रोथ्रोम्बिन जिसको एक्टिवेट कर देता है, ये थ्रोम्बिन के अंदर प्रोथ्रोम्बिन एक क्लॉटिंग फैक्टर है, ठीक है, वो इनएक्टिव फॉर्म में हमारी ब्लड के अंदर मौजूद होता है, इनएक्टिव फॉर्म में है। इनएक्टिव फॉर्म में कौन रखता है इसको, इसको इनएक्टिव फॉर्म में रखता है हेपरिन। इनएक्टिव फॉर्म में ये किसकी वजह से रह रहा होता है, ये हेपरिन की वजह से रह रहा होता है, हेपरिन जो कि एंटी क्लॉटिंग फैक्टर है, ठीक है, हेपरिन की वजह से, बिकॉज ऑफ हेपरिन, हेपरिन इसके ऊपर एक्ट कर रहा होता है और इसको प्रोथ्रोम्बिन के अंदर रखता है, मतलब ये कि इसमें गुठाने नहीं पड़ने देता। फिर उसके बाद एक्चुअली अब चूंकि थ्रोम्बोकाइनेज निकल चुका है तो इसके ऊपर अब थ्रोम्बोकाइनेज ने एक्ट करा, और साथ में क्या हुआ कि बॉडी से कैल्शियम आयन भी आने लग गए। कैल्शियम जो होता है वो सख्त होता है, ठीक है, और काफी जिसे कहते हैं ना कि प्रेसिपिटेट्स वगैरह फॉर्म करता है, और काफी जिसे कहते हैं कि आपके एनिमल के अंदर भी होता है, हार्ड मटेरियल है, तो आप खुद समझ जाइए कि जब ये प्रोथ्रोम्बिन जो है वो क्लॉटिंग फैक्टर यानी थ्रोम्बिन के अंदर कन्वर्ट होगा, साथ में कैल्शियम के हार्ड सब्सटेंसेस भी मौजूद होंगे यानी कि उसके आयंस भी मौजूद होंगे, तो वो टोटल मिलाकर जो है एक जिसे कहते हैं कि हार्ड मटेरियल क्रस्ट लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करना शुरू कर देंगे। तो अब यहाँ पे एंजाइम कौन सा लगा, वही वाला थ्रोम्बोकाइनेज, थ्रोम्बोकाइनेज, ठीक है, थ्रोम्बोकाइनेज लगा, और साथ में कैल्शियम आयंस भी आ गए, ठीक है, मेटल कैल्शियम सॉरी एलिमेंट जो है वो आपका आ गया। अच्छा, अब जो है ना हुआ क्या कि इसकी वजह से जो प्रोथ्रोम्बिन था वो एक्टिव थ्रोम्बिन के अंदर कन्वर्ट हो गया, एक्टिव थ्रोम्बिन। अब ये गुठले बनाएगा, ये क्रस्ट फॉर्म करेगा थ्रोम्बिन, और ये है एक्टिव। अब यहाँ पे हुआ क्या कि ये तो एक्टिव हो गया, लेकिन हेपरिन जो है वो इनएक्टिव हो गया, हेपरिन क्या हो गया, इनएक्टिव हो गया। अब खून पतला नहीं रहेगा, अब खून गाढ़ा होने लग जाएगा जो बाहर निकल रहा है, निकला हुआ है ना, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या होगा कि फिब्रिनोजेन आएगा, ठीक है, जो कि बेसिकली मेजर क्लॉटिंग फैक्टर है, वो थ्रोम्बिन पे एक्ट करके इनसॉल्युबल फाइबर थ्रेड्स बनाएगा, ठीक है। अब आएगा एक्चुअल क्लॉटिंग फैक्टर फिब्रिनोजेन, जो कि ब्लड के अंदर फिर रहा होता है, लेकिन वो उस वक्त तक एक्टिव नहीं होता जब तक कि थ्रोम्बिन एक्टिव नहीं होता, ठीक है। अब आएगा फिब्रिनोजेन, फिब्रिनोजेन ये इनएक्टिव फॉर्म के अंदर है, लेकिन चूंकि इसके ऊपर अब एक्ट कौन कर रहा है, थ्रोम्बिन एक्ट करेगा,
तो ये इनसॉल्युबल फिब्रिन में, एक्टिव सॉल्युबल इनसॉल्युबल फिब्रिन में कन्वर्ट होने लग जाएगा। देखो एक तो कैल्शियम आयन आ गए, फिर गाढ़ा करने के लिए थ्रोम्बिन मौजूद है फैक्टर, फिर फिब्रिनोजिन जो है वो फिब्रिन में कन्वर्ट हो जाएगा इनसॉल्युबल पार्टिकल के अंदर। ठीक है, यहाँ पे लगेगा थ्रोम्बिन। ठीक है, थ्रोम्बिन लग गया। अब थ्रोम्बिन ने फिब्रिनोजिन को किस में कन्वर्ट कर दिया, फिब्रिन में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, फिब्रिन में कन्वर्ट कर दिया। अच्छा, फिब्रिन आ गया, फिब्रिन से जिसे कहा जाए कि इनसॉल्युबल है, इनसॉल्युबल यानी कि रेशा बनाना शुरू कर देगा, यानी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाना शुरू कर देगा। और इसमें साथ साथ क्या चीज लगी हुई होगी, कैल्शियम आइंस डिपॉजिट होने लग जाएंगे, और थ्रोम्बिन जो होगा वो भी होगा साथ में, है ना। थ्रोम्बिन होगा जो कि थ्रोम्बोस बना रहा होगा, या जिसे कहते हैं क्लॉट बना रहा होगा। और इस तरह करते करते आप देखते होंगे कि जहाँ पे आपको जख्म पड़ता होगा वहां पे थोड़े टाइम बाद एक क्रस्ट जो होता है, हार्ड क्रस्ट जो होता है वो फॉर्म हो जाता है। ये हार्ड क्रस्ट किस किस की कंपोजिशंस होती हैं, ये बेसिकली कंपोजिशंस होती हैं, फिब्रिन होता है इसके अंदर कैल्शियम आइंस होते हैं, और इसके अंदर थ्रोम्बिन भी होता है। आफ्टर सर्टेन टाइम पीरियड इसके नीचे जो है रिपेयर सिस्टम चल रहा होता है, और फिर उसके बाद न्यू जब स्किन की लेयर आ जाती है तो दिस डेड ओवरऑल क्रस्ट लाइक स्ट्रक्चर, ये होता कैसा है, ये डेड होता है बेटा, ये क्रस्ट जो होता है डेड होता है, ये ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाता है आपकी बॉडी से, और न्यू स्किन जो होती है रिपेयर्ड फॉर्म की वो बाहर ऊपर नजर आने लग जाती है।